हेलो स्टूडेंट, आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत के सिलेबस की फर्स्ट प्रॉफ के बच्चों के लिए, जो है संस्कृत वर्णनाम परिचय। इस सीरीज़ में हम जो भी व्याकरण संबंधित टॉपिक हैं आपके पर्टिकुलरली सिलेबस वाइज वैसे ही वीडियोस में बना के देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है वो है, ये देखिए, ये है सिलेबस आपका। तो सबसे पहला जो आपका संस्कृत पेपर का टॉपिक संस्कृत वर्णनाम परिचय, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे और उसमें महिषी सूत्र, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न ये पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञा प्रकरण है, तो ये जो छोटे छोटे से टर्म दिए हुए हैं इनसे संबंधित जो संस्कृत के सूत्र हैं और जो उनका डिटेल है वो हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ें कितना, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे पूछ जाएंगे इसमें क्वेश्चन और कितने मार्क्स की पूछे जाएंगे। तो ये हमारे को मार्क्स जो हैं 5 मार्क्स के हैं दोनों। 5 नंबर का इसमें से पूछेंगे, 5 नंबर का इसमें से पूछ सकते हैं। इसमें तो लेक्चर सर्वर्स दिए हुए हैं। बाकी जो इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है MCQs, मतलब कि MCQs के फॉर्म में ही वो आपसे पूछेंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आपको आंसर सही लगेगा वो लगाना है। तो डिटेल में लिखने के लिए ये क्वेश्चन आने के लिए सिलेबस में नहीं बताए हैं, तो हम इनको उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आप उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन समझ के उनके आंसर को लिख सकें। तो ये तो हुई लेक्चर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे, और इसी के साथ में धीरे धीरे कंटिन्यूस संस्कृत वर्ण परिचय हो गया, संज्ञा हो गया, फिर उपसर्ग, अव्यय, कारक, जैसे जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले जो टॉपिक है वो है संस्कृत वर्णनाम परिचय। इसको पढ़ाने से पहले मैं जो भी VMS फर्स्ट प्रॉफ में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो हम सबको पता है कि इंग्लिश मीडियम के मैक्सिमम बच्चे होते हैं। इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है उसमें संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही कम है और बच्चों को उतना इंटरेस्ट होता भी नहीं है उस समय उसको पढ़ने के लिए, उतने इंटरेस्ट से पढ़ाया भी नहीं जाता। बच्चे से पास होने के लिए पढ़ के और उसको छोड़ के फ्री हो जाते हैं, ये सोच के कि आगे थोड़ी ना अब इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन आयुर्वेद में जब हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला जो प्रॉफ होता है उसमें इस टाइप के जब सब्जेक्ट्स होते हैं, संस्कृत रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो एकदम मोरल डाउन हो जाता है कि ये इसको कैसे पढ़ेंगे, ये क्यों है, ये क्यों कैसे समझेंगे, ऐसे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए ही मैं सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों का ब्रेन को ये समझने के लिए रेडी करना पड़ेगा कि ये इसको कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने ब्रेन को पहले खाली करना। जब हम यहाँ एडमिशन ले लिए तो अब आप ये मान के चलिए कि जो स्थिति हमारी जब हम फर्स्ट डे स्कूल में गए थे, जब हमें कुछ भी नहीं आता था, ना छोटा बड़ा आता था, ना ABCD आता था, कुछ भी नहीं आता था, तब जो स्थिति हमारी थी वही स्थिति सेम VMS के फर्स्ट प्रॉफ की स्टूडेंट की होती है, चाहे उसे कितना भी आता हो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो पढ़ने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को पूरा खाली करना है। इस लेक्चर को सुनने से पहले पूरा खाली करें, फिर इसको सुने, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। और ये सोच के बैठें कि मैं बिल्कुल वो बच्चा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जब तक आप ये भाव नहीं लेके आएंगे तब तक आपको यही लगेगा कि अरे ये क्यों, वैसा क्यों, ये तो हमें आता है, ये क्यों, इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों बताई जा रही। ऐसा नहीं सोचना है। हमें सबसे पहले अपने आप को ये सोच के बैठना है कि हमने कुछ नहीं आता है और हम बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से इसको पढ़ेंगे। तो जब हम फर्स्ट डे स्कूल में गए थे तो हमें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से छोटा बड़ा पढ़ाया गया था और ABCD पढ़ाई गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे छोटे से सेंटेंस बनाना पढ़ाया गया। फिर उसके बाद छोटे छोटे से ऐसे, पहले 5 लाइन के ऐसे लिखे, फिर और बड़े ऐसे लिखे, लेटर लिखना सिखाया, फिर रीडिंग करना सिखाया, फिर राइटिंग करना सिखाया और फिर हम उसको बोलने लगते हैं। यही एक तरीका होता है पढ़ने का। वैसे ही सेम तरीका आयुर्वेद का भी है। चूँकि आयुर्वेद का जितना भी टेक्स्ट है पुराना है, बरसों पुराना, सदियों पुराना है, वेद काल का, उपनिषद काल का लिखा हुआ है ये। तो उस समय तो कोई इंग्लिश जानता नहीं था, तो अब इंग्लिश नहीं जानता था तो इंग्लिश मीडियम में तो बना नहीं है, ये तो संस्कृत में ही बना है क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही वही थी। अब चूँकि हम उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आए हैं, उस सिलेबस को पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज समझने के लिए बेसिकली जो संस्कृत है वो जितनी हमको आवश्यक है उतनी हमें समझनी पड़े। पूरा व्याकरण कोई नहीं पढ़ाने वाला है, बट उन टेक्स्ट को समझने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो तो हमें जाननी होंगी। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपको समझनी है, कोई भी किताब आपको पढ़नी है, या कोई भी चीज़ आपको, जैसे कुकिंग करनी है सपोज़, तो कुकिंग के लिए आपको बेसिक मसाले तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए।
कि कब कब क्या डलेगा वो तो बात की बात है, पहले तो आपको वही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये जीरा है, ये राई है, ये हल्दी है। वो नहीं आएगा तो कैसे आता। तो सेम वैसे ही है, संस्कृत वर्ण का जो परिचय का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपको बेस है कि आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से कि चीज़ें कैसी हैं वो बताने के लिए है। तो उसमें हम वर्ण पढ़ेंगे जो हम भूल चुके हैं, बरसों पहले हमने पढ़े थे, उन सबको रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे बड़े मज़े के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी आप लोगों के लिए। बस सिर्फ कंडीशन यही है कि आप इसको एकदम स्ट्रेसफुल होकर नहीं, एकदम रिलैक्स होकर सुने, रिलैक्स होकर। और ये मैंने हाथ से नोट्स बना के लिखे हुए हैं इसीलिए ही कि आप इनको जब वीडियोज़ पढ़ें तो अपने समझने के बाद उसको हाथ से लिखें। इससे कि दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपके पास अपने नोट्स बन जाएंगे, दूसरा आप जब इसको समझने के बाद लिखेंगे तो आपको वो एकदम से मेमोरी में स्टेबल हो जाती है चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है संस्कृत वर्णाम परिचय। तो सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं, भाषा क्या होती है, वर्ण समुदाय क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपनी कोई बात किसी को बतानी है तो आप जिस भी माध्यम का प्रयोग करेंगे वो भाषा कही जाती है। भाषा एक बहुत बड़ा टर्म है। उस भाषा के अंदर सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस के अंदर शब्द होते हैं और वो शब्द जो है वो वर्ण से बने होते हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो वर्ण हो गया। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गन बना हुआ है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर सिस्टम बनता है। सेम वैसे ही इसमें भी है, सबसे छोटी यूनिट कौन है, वर्ण है। वर्ण से फिर वर्ण समुदाय मतलब शब्द बना, शब्द से सेंटेंस बना, पद बना, पद से फिर भाषा बनती है। तो इस तरीके से तीन है, भाषा, वर्ण और वर्ण समुदाय। ग्रुप ऑफ वर्ण, एक्सपोनेंशियल भाषा और अपने भाव को व्यक्त करने का साधन। हर किसी की भाषा अलग अलग होती है। जब हम यहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, किसी दूसरे रीजन में गए तो महाराष्ट्री में मराठी बोल रहे हैं, साउथ में जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो इस तरीके की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और उन सब का लिखने का और उनका थोड़ा बहुत व्याकरण का जो पोर्शन है वो अलग अलग होता है। तो ये है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ अभी संस्कृत की बात करने वाले हैं। तो संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, संस्कृत में 48 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 48 जो वर्ण है वो कितने प्रकार में डिवाइड है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 26 हमारे लेटर्स होते हैं ABCD वाले, उसमें से वॉवल्स कितने होते हैं, कंसोनेंट कितने होते हैं। सेम वैसे ही मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ कंपेरिजन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी तो आप इमेजिन कर पाएंगे, अच्छा ये चीज़ ऐसी है तो संस्कृत में ये चीज़ ऐसी लगेगी। होप आपको समझने में ईजी होगा। तो ये तीन हो गए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और अयोगवाह हो गया। 48 जो वर्ण है उनको इस तरीके की 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया है। अब इन 3 कैटेगरी को डिवाइड करने के बाद अब सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, स्वर के बारे में, क्योंकि हमने लिखा ना स्वर। तो स्वर क्या तरीके से 13 स्वर हैं। अब संस्कृत में जो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं वो ये ऋषि का जो है उसको दीर्घ मतलब बड़ा ऋषि का, जैसे बड़ा बनाया ना, बड़ी ई बनाई, बड़ा ऊ बनाया। तो ये ऋषि का भी बड़ा बनाने के लिए हम नीचे जो रेफ लगी हुई है इसको ऐसे डबल करके लगा देते हैं। तो ये बड़ा ऋषि का बन गया। ल का दीर्घ रूप नहीं होता है तो बस ल अकेला है। ए आई ओ औ से ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे प्रोनाउंसिएशन को जोर से करने की कोशिश करें, तब आपको वो क्लियर होंगे वर्ड कि कब छोटा बोलना। जैसे मैंने बोला आ ई उ, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप फिर जब आगे के सब टाइप्स हैं उनको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 13 वर्ण हो गए। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हम सभी जानते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। ये सारे व्यंजन हैं। मैंने वर्ग के फॉर्म में लिखे। वर्ग का मतलब होता है का वर्ग। अगर यदि कहीं पर भी लिखा मिलेगा आपको तो ये मान के चलिए का से लेके का, खा, गा, घा, इंगा, ये 5 वर्ण की बात हो रही है। चा वर्ग लिखा है, चा, छा, जा, झा, इया की बात हो रही है। टा वर्ग लिखा है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा की बात हो रही है। ता वर्ग लिखा है, ता, था, दा, धा, ना, इसकी बात हो रही है। पा वर्ग लिखा है तो पा, फा, वा, भा, मा की बात हो रही है। उसके बाद ये जो वर्ण बचते हैं वो हैं या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। इस तरीके से टोटल 33 व्यंजन हो गए। तो 13 स्वर और 33 व्यंजन, 13 स्वर 33 व्यंजन हो गए। अब अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह होते हैं अम और आहा। डाल के लिखा हुआ है लेकिन आपको अम और आहा को योगवाह के रूप में ही देखना है, स्वर में उनको नहीं देखना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, स्वर में अम और आहा ना, और अयोगवाह अम और आहा 2 ही हैं। तो अम मतलब होता है जिस भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई है वो अम हो गया, और जिसके पीछे 2 बिंदी लगी हुई हैं वो आहा हो गया। आहा जो होता है वो विसर्ग के रूप में चलता है और अम जो होता है अनुस्वार के रूप में चलता है। तो ये 2 वर्ण हो गए हैं। अब
ये हमने वर्णों का परिचय देख लिया। अब इन्हीं वर्ण से आगे जो कुछ भी होगा वो इन्हीं वर्ण के बेस के आधार पर ही आगे चलने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले हमें वर्ण को दिमाग में रखना चाहिए। अब इतने के जो MCQs बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं वो हम यहीं के ही वीडियोज़ में ही देखते चले जाएंगे। सबसे पहले तो भाषा के बारे में पूछ सकते हैं, आपके भाव के अभिव्यक्ति करने का साधन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण होती है। वर्ण के समुदाय को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ण संस्कृत में टोटल कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अम और आहा। इतने क्वेश्चन तो बेसिकली इसी वर्ण परिचय से ही MCQs में बन जाएंगे, क्योंकि आपके में MCQs आने हैं। फिर ये छोटा सा मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं कि जो भी पुराना जितना भी टेक्स्ट है उसकी भाषा संस्कृत में है। व्याकरण जो है उसे क्या बोला गया, शब्द अनुशासन। पतंजलि जी द्वारा व्याकरण के लिए शब्द अनुशासन बोला गया है। क्यों बोला गया शब्द अनुशासन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होता है। तो शब्दों का अनुशासन, जैसे हम अपने ऊपर डिसिप्लिन रखते हैं कि टाइम से हर चीज़ को करना, हर चीज़ की वैल्यू करना, वो डिसिप्लिन के में आ जाता है। तो ऐसे ही शब्दों का जो चयन है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना, और वो सार रूप में मतलब उसका कुछ मीनिंग निकले और कहीं पर भी आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करें, यही शब्द अनुशासन है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है, शब्दों का अनुशासन मतलब शब्दों का सही प्रयोग करना हमें व्याकरण के माध्यम से आता है। इसीलिए पतंजलि ने व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा है। अब व्याकरण की जरूरत क्यों है, भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना उसके व्याकरण पर निर्भर करता है, इसीलिए व्याकरण के नियम बनते। कोई भी भाषा को यदि आपको सुसंस्कृत तरीके से बनाना है तो उसके लिए उसका जो हम बोलेंगे उसको जैसे लिखना है, उसको जैसे पढ़ना है, वो उसके व्याकरण के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए व्याकरण में जो रूल्स होते हैं उसके बेस पर ही भाषा चलती है, और इसीलिए व्याकरण की ज़रूरत है। नहीं तो व्याकरण नहीं होगी तो कोई रूल्स है सब अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई मीनिंग ही नहीं निकल पाए। जब आप एक नियम में किसी चीज़ को बांध देते हैं तो वो सबके लिए लागू हो जाते हैं, और जब वो सबके लिए लागू हो जाते हैं तो फिर एक मीनिंगफुल चीज़ निकल के बाहर आती है। तो इसलिए व्याकरण की उपयोगिता है। अब हमने जो 3 टाइप्स ऑफ वर्ण पढ़े थे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, अब उनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि जो स्वर हैं उसे वो क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर सिंपल है, जो इजीली उच्चारण हो जाते हैं, जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है उसकी। अब इसके जो प्रकार हैं 3 प्रकार के, मैं प्रोनाउंसिएशन करके बता रही हूँ इन शब्दों को कैसे बोलना है। आपको भी बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा स्पष्ट बोलना है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या क्या है 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ये जो 3 प्रकार हैं ये किसके बेस पे बना है, कोई भी क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है ना, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, तो ये बना है प्रोनाउंसिएशन टाइम, कि आप किसी वर्ण को कितनी देर उच्चारण करने वाले हैं, कितनी देर बोलने वाले हैं, उसके बेस पर इसके प्रकार बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे हर्ष है तो क्या बोल रहे हैं, हर्ष को एक मात्रा का समय लगे उच्चारण में उसे हर्ष बोलते हैं, मतलब छोटा, जिसको उच्चारण करने बहुत थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। दीर्घ का उच्चारण समय में 2 मात्रा का समय लगता है, जिसको उच्चारण करने में थोड़ा हर्षों से ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ है। और प्लुत क्या है, उससे भी जो ज़्यादा समय लगता है वो प्लुत कहला जाता है। अब जैसे अब आप स्वयं इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये उदाहरण है ह्रस्व के, छोटा, छोटी, ऊ, ऋ और ल। जब हम इनको बोलेंगे मात्रा मतलब क्या होता है, एक चुटकी को घुटने के ऊपर घुमाएंगे तो जितना समय लगता है वो 1 मात्रा होती है। ठीक है, पलक के झपकने का जो 1 निमेष उन्मेष में जितना समय लगता है वो 1 मात्रा होती है। मतलब पलक एक बार उठे एक बार गिरे तो 1 मात्रा होती है। तो उतना समय लगने को हर्ष बोलते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋ, ल, दैट्स इट। अब जब हम दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ में कितनी 2 मात्रा लगेगी, मतलब इससे जस्ट डबल टाइम लगेगा। जैसे आ, ई, ओ, ऋ। ये हमारे दिमाग में आ रहा होगा किसकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि हम पढ़ते समय ऐसे हमारे हैबिट ही नहीं है पढ़ने की कि किसको खींचना है, किसको थोड़ा कम बोलना है। जब जो म्यूज़िक वाले लोग होते हैं, जो संगीत बोलते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कौन सा कितना वर्ण खींचा जाएगा, उसी के बेस पे तो संगीत बनता है। तो हमारे जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं वो छंदमय है, दोहा है, सोठा है, वो गाए जाते थे। तो इसीलिए इन वर्णों को ह्रस्व, दीर्घ इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है, कि आपको किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो कब रुकना है, कब तेज बोलना है, कब धीमा बोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि श्लोक्स होते हैं, श्लोक्स को क्या गाया जाता है, तो इसीलिए इन चीज़ों को डिवाइडेशन किया है। तो हम अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो हमारा भी बहुत इम्प्रेसिव वो प्रोनाउंसिएशन निकल के आएगा। तो दीर्घ उच्चारण में 2 समय लगे। फिर ये हो गए दीर्घ उच्चारण, दीर्घ स्वर के उदाहरण बड़ा आ, बड़ी ऊ और दीर्घ र। अब जो ए, ओ, ऐ और ओ है वो 2 स्वरों से मिलके बने हुए हैं। इन्हें संयुक्त स्वर, संधि स्वर और मिश्र स्वर भी कहते हैं। छोटा आ और छोटी मिलके ए, छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ, छोटा ए मिलके ऐ, आ और ओ मिलके औ। तो इस तरीके से मिश्र स्वर कहे जाते हैं। अपप्लुत क्या है? किसी को संबोधित मतलब किसी को बुलाने के लिए कॉल्ड समवन को यूज़ करते हैं। उच्चारण काल 3 मात्रा का समय होता है। इसको दर्शाने के लिए ही केवल शास्त्रों में उल्लेख है, पीछे ऊ टाइप का 3 लिख देते हैं, 3 मात्रा के लिए 3। जैसे किसी को बुलाए राधा, जब हम बहुत दूर खड़े हैं और हम किसी को दूरी से बुलाएंगे तो हम जो आवाज़ लगाते हैं वो प्लुत है। उसको हम कितनी देर तक खींचते हैं, आप देखिए उसका ड्यूरेशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन कॉल, प्रोनाउंसिएशन टाइम जो है वो कितना ज़्यादा है। जनरली जो छोटा आ और हर्ष से काफ़ी बड़ा है, छोटा ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर है उनसे काफ़ी बड़ा है। तो जो प्लुत है वो सिर्फ संबोधन मतलब किसी को दूर से बुलाने के लिए जो यूज़ होता है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और उसको दिखाने के लिए 3 जो पीछे लिख दिया है वो है इसका मतलब कि ये प्लुत मतलब किसी को आप बुला रहे हैं दूर से, तब इसका प्रयोग होता है। तो अब ये जो सिंपल से 3 उदाहरण हो गए, 3 टाइप्स हो गए। अब 3 टाइप्स में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला तो यही बन सकता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। फिर हर्ष स्वर के कौन कौन से उदाहरण हैं? हर्ष स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर जो है वो कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर को और क्या बोलते हैं? संधि स्वर और मिश्र स्वर बोलते हैं। प्लुत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्लुत को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस तरीके से इसके एमसीक्यू, देखिए एमसीक्यू उसको अलग से लिख के बाद में टाइम होगा तो बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन मैं जो वीडियोस के साथ में आपको एमसीक्यूज बताती जा रही हूँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप साथ के साथ उनको लिखिए और उनको उसी हिसाब से तैयार कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, जो हर्ष जो र है उसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें स्पेशल वर्ड है। इस तरीके से ये हमारे स्वर के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है व्यंजन। तो व्यंजन हमने वर्ण के जो प्रकार थे उसमें स्वर के बाद व्यंजन था। व्यंजन कितने हैं? टोटल 33 हैं। तो वो उनकी परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहा जाता है और इनको उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के ये आधे होते हैं। कैसे? जैसे का बोलते हैं हम, का, तो का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो का जो पीछे आ लग रहा है वही स्वर उसको पूर्ण करता है। की, तो छोटी ई लगी की, बड़ी ई लगी कु, छोटा जो मात्राएं जो हम 12 खड़ी पढ़ते थे पहले वही जितने भी हैं वो स्वर ऐड होते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर वही है, यहाँ का के साथ आ स्वर है तभी वह पूरा मान जाएगी। उसको अलग कर दिए जाएंगे तो उसके नीचे हलंत, ये जो हल है ये चिन्ह आ जाता है व्यंजन के नीचे। यदि व्यंजन में से स्वर को हम जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा छोटी बड़े जो भी स्वर जुड़ा हुआ है वो स्वर यदि हम अलग कर देते हैं तो व्यंजन में हल का एक चिन्ह लग जाता है, जो यह हमें बताता है कि ये जो व्यंजन है ये आधा है। तब हम इसको आधा करके लिखते हैं। हम लिखते हैं ना आधा का, आधा खा, आधा जा। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसके साथ स्वर को हटा दिया गया होता है तो हलंत लग जाता है, इसीलिए व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हलंत का मतलब होता है और स्वर से इसे पूर्ण माना जाता है। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी प्रोनाउंसिएशन की स्टाइल के हिसाब से ये सब प्रकार होते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण स्थान और जो है वो हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी आप इसको देख लीजिए कैसे हम इसको समझेंगे। तो इसके प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार? सबसे पहला है स्पर्श। स्पर्श क्या हो गया? हम कोई भी जो उच्चारण है वो मुँह से बोलते हैं, है ना। तो जब मुँह से बोलते हैं तो जो टंग है हमारी वो मूवेबल है क्योंकि वही सॉफ्ट है, बाकी सब तो स्टैटिक है जितने भी ओरल कैविटी के पार्ट हैं। तो जो टंग है वह ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट को टच करे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। बोलते समय हम इतनी जल्दी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि टंग क्या काम कर रही है, बट अगर आप धीरे धीरे बोल के देखेंगे तो टंग हर एक जगह पर टच करती है। मैं उच्चारण स्थान में बहुत अच्छे से अपन समझेंगे इस चीज़ को। तो अभी केवल प्रकार समझने के लिए समझ लीजिए कि जिह्वा जब ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट को टच करती है मतलब स्पर्श करती है। टच मतलब स्पर्श किया तो इसलिए स्पर्श प्रकार हो गया उसका। वायु का, रुक का, सडन जड़ के साथ आप जितने भी व्यंजन उनको उच्चारण करके देखेंगे का, तो आपका एकदम जो है
पेट अंदर की तरफ जाएगा और ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो बाहर की तरफ एक्सप्रेशन होता है। अच्छा समूह का कारण वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग के रूप में होते, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो इसलिए ना वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो 3 पॉइंट है इसके अंदर। उदाहरण कहा क्या है? का से लेके मा तक के टोटल 25 जो व्यंजन है वो इसी में आते हैं। इसका संस्कृत सूत्र क्या है? का दयोम वासाना स्पर्शे। का से लेके मा तक के जितने भी हैं वो सब स्पर्श हैं। कादयोम वासानः स्पर्शः, ये संस्कृत का श्लोक है जो पाणिनि ऋषि के द्वारा हमको सूत्र के रूप में दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे सूत्र किसे बोलते हैं, जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो ये संस्कृत के सूत्रों क्या मतलब। अभी सिर्फ वर्ण परिचय चल रहा है तो मैंने सिर्फ संस्कृत का सूत्र लिख दिया है। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं ये वाला सूत्र जो है वो किससे संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये व्यंजन से संबंधित है। कामादेयो वासना, है ना। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जिस व्यंजन वर्गीय व्यंजन किसे बोलते हैं? स्पर्श को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कैसा? उच्चारण में वायु रोककर नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा कम पावर के साथ छोड़ना पड़ता है। मतलब एकदम जैसे स्पर्श में जर के साथ निकल रही थी, इसमें इतना जर के साथ नहीं निकलेगी, नॉर्मल पैटर्न से निकलती है। जैसे यण भी कहते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। आप बोल के देखो, या, रा, ला, वा। आपका पेट के मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल ब्रीदिंग हो रही है, तो ये या, रा, ला, वा। इसको यण भी बोलते हैं। यण प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यण बोलते हैं। संस्कृत का इसका सूत्र क्या है? य, र, ल, वा अंतस्था। इनको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण किसे बोलते हैं, तो आपको वो लिखना है या, रा, ला, वा को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। फिर कभी पूछते हैं यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो या, रा, ला, वा होते हैं। या अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो यण है, ठीक है। तो ये इसका संस्कृत सूत्र हो गया। तो ये अंतस्थ प्रकार का है। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? उच्चारण में वायु रोककर धीरे धीरे एक्सप्रेशन करती है। मतलब आप देखेंगे जब आप इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन करके धीरे उनका उच्चारण किया जाता है। और किसी भी वर्ण समूह को व्यक्त नहीं करते हैं ये दोनों, इसी ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण किसी भी वर्ण समूह में नहीं आते। का वर्ग, चा वर्ग जैसे वर्ग है ना, ऐसे किसी भी वर्ग में नहीं आते, तो इन्हें अवर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ये दोनों ऊष्म वर्ण को और अंतस्थ वर्ण दोनों को अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म वर्ण के उदाहरण क्या है? सा, स, हा। संस्कृत सूत्र क्या? सलाह ऊष्मा, ऊष्माणः। तो ये जो सल है इसमें मतलब होता है तीनों प्रकार के सा और हा, और ये दोनों ऊष्म और अंतस्थ वर्ण जो हैं वो आवर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसके साथ के ऑब्जेक्टिव समझ लिया आपने। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन से व्यंजन को क्या क्या बोल सकते हैं, ये सब 3 प्रकार के जो व्यंजन थे वो हमने बता दिए आपको। तीनों प्रकार के स्वर थे, 3 प्रकार के व्यंजन थे, 5 प्रकार। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। अयोग वह में जो बोलने में इधर उधर हो जाता है उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। जो मेन चीज़ है उसको पढ़िएगा, जो मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। अयोग वह जो हमने अम और आहा थे तो अनुस्वार के रूप में थे और विसर्ग के रूप में थे, तो उन्हें अयोग वह बोलते हैं। अनुस्वार क्या है? अंतिम जो ध्वनि आएगी वो आएगी माँ, और विसर्ग में अंतिम जो ध्वनि आएगी वो हा। जब हम किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग और बिंदी ऊपर या बिंदी लगा दें या पीछे विसर्ग लगा दें, और जब हम बोलते हैं जैसे रामः, तो लास्ट का जो उच्चारण है वो हा हो गया। वैसे राम आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने विसर्ग लगाया तो क्या हो गया? आहा। जैसे कैसे हम इसको समझेंगे? ऐसे समझेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर राम, तो अभी जो उच्चारण आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है आ का, लेकिन जैसे ही हमने रामः लिखा तो उच्चारण किसका हो गया? हा का हो गया। अगर हमने रामम लिखा तो उच्चारण किसका हो गया? माँ का हो गया। तो इस तरीके से इनके उच्चारण बदल गए ना। अगर हमने बिंदी लगाई तो माँ का उच्चारण आ गया, बिंदी नहीं लगी है तो स्वर आ लगा हुआ और विसर्ग लगाया तो हा का अंतिम उच्चारण होता है। तो इस तरीके से इसको हमको समझना है। इनका जो यूज़ है वो विशेष कार्य में होता है। विशेष कार्य मतलब कि जब अम और आहा का प्रयोग करना होता है तभी इनका प्रयोग करते हैं हम। तो ये दूसरे स्वर के जैसे हर किसी के पीछे जोड़कर उनको ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए इनको अयोग वह कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन से? छतरी का, त्रा त्रिशूल का और ज्ञा ज्ञानी का। का और सा मिल के, ता और रा मिल के, जा और ज्ञा या मिल के। इनको ध्यान रखिएगा, जब हम संधि पढ़ेंगे आगे तो उस संधि में इनकी बहुत मदद पड़ती है। ये दोनों व्यंजनों को तोड़ के हमें लिखना पड़ता है, तब उनके रूल्स लगते हैं। तो ये व्यंजन है। तो इस तरीके से स्वर, व्यंजन और अयोग वर्ण का परिचय ये सब मैंने इस एक वीडियो में बनाया है।
होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनके जो MCQs हैं वो भी मैंने साथ के साथ बता दिए हैं, बाद में अगर लगेगा तो अलग से बनेगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप जब पढ़ें तो साथ में सब बनाते चले जाएं। तो इसका ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा संस्कृत व्याकरण के साथ में महिषी सूत्र का, महिषी सूत्र, प्रत्याहार वगैरह जो उसके साथ श्लोक आएंगे वो सब। तो जो फर्स्ट संस्कृत वर्ण का जो परिचय है उसमें जो टॉपिक्स आना चाहिए था वो मैंने इसमें बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।